माखनोजी अम्मा अब्दुल भाई। माखनो जी, आपने क्रॉप डॉक्टर भी किया है शायद ना, पूरा कोर्स? हाँ, 14 वाला बैच? 14 वाला बैच। ओके ओके ओके। कैसे आप यहाँ पहुँचे किसान पाठशाला इतनी दूर पालनपुर गुजरात से? थोड़ा बताओ क्या सोच रहे हो? पहले तो आपसे कांटेक्ट हुआ मेरा ये यूट्यूब चैनल से, फिर मैंने पपीता लगाया था उस टाइम पे। हाँ हाँ वो हाँ। आपसे बात हुई थी, फिर उसका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो वायरस आ गया था तो फिर उसमें कुछ ज़्यादा चला नहीं। हम्म। फिर मैंने क्रॉप डॉक्टर का कोर्स ज्वाइन किया। ओके। वो किया पूरा। अभी पपीते में हम लोगों को पूरा इंटरेस्ट है कि भाई ये काम हमको बड़ा करना है। बड़ा करना है। ग्रुप फार्मिंग भी है ओके और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हम लोग करना चाहते हैं। ओके। पपीता में स्कोप खूब है, आप साइजेबल जा सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ग्रुप फार्मिंग, आपको क्या ऐसा लगा कि क्रॉप डॉक्टर करना चाहिए और क्या रिजल्ट मिला कोर्स करने के बाद? कोर्स करने के बाद तो रिजल्ट मिला मेरे को। क्रॉप डॉक्टर इसलिए करना चाहिए कि पहले तो तुमको कोई दुकान वाला बनाएगा नहीं। सबसे पहली बात, बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, है ना? दुकान वाला बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। हाँ हाँ हाँ, राइट है। 100% तो पता नहीं लग जाता है, लेकिन 70-80% पता चल जाता है हाँ, कि भाई सामने वाला क्या कर रहा है हमारे सही है साथ, सही है और सही है। हमें क्या कर रहा है। एक थोड़ा थोड़ा ब्रॉड व्यू पता चल जाता है कि किस हाँ, दिशा में जाना है, किस तो आप दिशा संभल में के चलोगे। हाँ। राइट है। क्रॉप डॉक्टर हमने डिज़ाइन ही इसलिए किया कि पूरे भारत में हर फार्मर खुद की फसल को एनालिसिस करना सीख जाए, उसको देखना समझना सीख जाए, ताकि एकदम से दुकान पे भागना या पैसे लगाने की आवश्यकता ना पड़े। तो क्रॉप डॉक्टर एक्चुअली डिज़ाइन ही इसलिए किया हमने। खैर ठीक है, आपने कोर्स किया है तो आपको उसका रिजल्ट मिल ही रहा होगा। मिल रहा है। पपीता कितनी करना चाहते हैं पालनपुर गुजरात में? कितना स्कोप आपको लग रहा है? स्कोप में तो ऐसा है, अभी फिलहाल मेरा जो गांव है डांगिया करके गांव है। डांगिया? हाँ। ओके। हमारे गांव में करीब 50-60 पौधे, तो 50-60 हज़ार पौधे लग जाते हैं। तो वो लोग क्या है, कहीं ना कहीं से लेते हैं, तो उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके। पहली बात तो उनका ग्राफ गलत है, वो चीज़ें तो फिर वो प्लांट गलत ले लेते हैं कहीं से। एक मैंने शायद वीडियो आपको लिंक शेयर किया था, 5232 पपीता फार्मिंग। आप ये वीडियो एक बार देखिएगा, वीडियो नंबर है 5232। 52-32 है। हाँ, पपीता खेती। आप सभी भी जो मुझे सुन रहे हैं, पपीता फार्मिंग में स्टार्ट टू एंड जाना है तो 5232 किसान पाठशाला पपीता खेती, ये अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पपीता में कितने सारे वर्टिकल हैं। हमें बहुत आसान लगता है कि मैं सीड ले लूँ और पपीता का पौधा तैयार कर लूँ और ख़ुद लगा लूँ, एकदम सोचने में बहुत आसान है। दूसरा, अच्छी कंपनी का पौधा मैं ले लूँ या अच्छी नर्सरी से मैं पौधा ले लूँ और पपीता खेती कर लूँ, ये भी बहुत आसान है। बट जब प्रैक्टिकल में हम जाएंगे पपीता खेती करने पे, तो मैक्सिमम चीज़ें अपोजिट आएगी आपकी। आ जाओ भाई। मैक्सिमम चीज़ें अपोजिट आएगी कि आप फार्मिंग की तैयारी कैसे करें, आप जगह कैसे डिज़ाइन करें, आप ग्राफ क्या रखें, बहुत सारे द्वंद्व है। आपके माइंड में क्वेश्चन खूब होंगे। अभी सारे क्वेश्चन पर हम चर्चा करेंगे। पपीता खेती और गुजरात पालनपुर के लिए क्या बेस्ट डिज़ाइन हो सकता है। एक्चुअली ये पपीता जो है ना, क्लाइमेट पर आधारित है। मैंने पेन डायरी इसलिए ले लिया कि जी मैं बेस्ट टू बेस्ट आपको क्या डिलीवर कर पाऊँ। जी। पूरे भारत में नहीं, मैं नहीं लूँगा, पूरे भारत में 29 राज्य हैं जी। और भारत अपने आप में कई सारे क्लाइमेट जोन का एक मिला जुला समावेश है। हाँ। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी है, रेगिस्तान खूब है। यहाँ सबसे ज़्यादा ठंड है, बर्फबारी भी है। यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश भी है, चेरापूंजी। मतलब भारत में, मतलब आप हो, मतलब पूरे विश्व में जो क्लाइमेट है वो भारत में है। 2 मानसून है, जून जुलाई का मानसून है। आप अगर विशाखापट्टनम या उधर प्रकाशम गए तो आपके अक्टूबर नवंबर का मानसून है। तो भारत तो सभी दिशा में अलग अलग है। और पपीता हमें समझना है तो
हमें उसको समझना पड़ेगा। एक सेकंड। पपीता, आपको प्लांटेशन का क्या प्लान कर रहे हो? गुजरात पालनपुर में कौन से महीने आप सोच रहे हो प्लांटेशन के लिए? हमारा होगा अप्रैल में। अप्रैल में। ओके। 1 अप्रैल से लास्ट मई तक 2 महीने। टाइमिंग तो सही है वहाँ के हिसाब से। टेम्परेचर वहाँ पे भी जाता होगा अच्छा खासा? 40+ जाता है। 40+, राइट। और सॉइल टेक्सचर कैसा है आप लोगों का? काली मिट्टी, पीली मिट्टी, कैसा है? सॉइल स्ट्रक्चर है ना, सब जगह पे अलग अलग है। मतलब हम 4 जन है तो 4 जन का अलग अलग है ऐसे। कई जगह पे ऐसा होता है कि एक ही मालिक के 3 खेत है तो तीनों में अलग। अब वही मैं बोल रहा था, क्योंकि पालमपुर मैंने विजिट किया है, जो हमारे पपाया जा रहे हैं वहाँ पर, तो उनके 2 खेत तो पूरे येलो मिट्टी के हैं। पालमपुर से लगभग 17-18 किलोमीटर अलग एक कोई जगह है, गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, मतलब पीली मिट्टी के हैं। वो वडगाम साइड किया ही होगा, मैंने आपको है ना? मैंने एक वीडियो देखा था उनका, वो मल्चिंग करके लगा रहे थे। मल्चिंग करके वो खुद उन्होंने वीडियो बनाया था। राइट है। पटेल है। वडगाम का ही। तो इसमें ना सॉइल टेक्सचर चेंज होगा तो आपके ग्राफ पे फर्क आएगा। अभी मुझे आपका मोटा मोटा बतलाओ कि आप लोगों ने क्या सोच रखा है, फिर मैं उसमें इनपुट ऐड करूँगा मेरा कि उसको और क्या बेहतर किया जाए। आप क्या सोच रहे हो अभी उसके बारे में, पपीता के बारे में? पपीते में हम लोगों ने ये सोचा है कि जो खुद की ज़मीन है वो तो लगानी है। उसके बाद जो हमको लीज पर मिलेगी उसमें भी लगाएंगे। और अगर कोई फार्मर हमारे साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे, ओके, तो वो भी कर लेंगे। ओके, मतलब कुल मिला के अपने को एक एम्पायर खड़ी करनी है। ओके। तो इसमें मार्केट आपके पास मिल रहा है? हाँ, एक व्यापारी है मेरे पास। ओके। तो पपीता एक व्यापारी से नहीं चलेगा या फिर सॉलिड व्यापारी से चलेगा? सॉलिड व्यापारी है। वो हमारे एरिया का सॉलिड व्यापारी है सर। ओके। वो क्या टोटल हमारे एरिया का पपीता वही ले जाता है। अच्छा। और वो पार्टनरशिप भी करना चाहता है। ओके। व्यापारी है अपने पास, ठीक है। तो व्यापारी अगर आपने फाइंड कर लिया है तो फिर कोई भी फार्मिंग में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, फिर प्रॉब्लम नहीं है। ये जो व्यापारी हैं ये भेजते कहाँ हैं? उत्तर भारत ज़्यादा जा रहा होगा, है ना? दिल्ली, पंजाब या जम्मू कश्मीर तक भी जाएगा। तो अब आपके पालनपुर से अगर मैं पंजाब की बात करूं, वैसे तो अमृतसर हाईवे बन गया आपके क्षेत्र में, वो सपोर्ट करेगा, वो रोड कनेक्टिविटी खूब अच्छी है। वंदे भारत। पालमपुर से ये अगर हम देखें, दिल्ली 700 किलोमीटर है। एक्चुअली पपीता में ना किलोमीटर खूब मायने रखेंगे कि आप कहाँ हैं और माल बेचना कहाँ चाहते हैं, क्योंकि इसमें वैरायटी सिलेक्शन आएगा और आपको वैरायटी सिलेक्शन के साथ ग्राफ का सिलेक्शन आएगा और ग्राफ सिलेक्शन के साथ में आपके फार्मिंग के तरीके आएंगे। किसान को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छी नर्सरी से पौधा ले लिया, अब मैं कहीं भी माल बेच पाऊँगा, वो अधूरी बात है। अभी मैं ये आपका देख रहा हूँ 996 किलोमीटर है आपके पालमपुर से अमृतसर, तो लगभग वो पंजाब का एरिया हो गया, है ना? तो 1000 किलोमीटर जब हमें माल ट्रांसपोर्ट करना है तो इसका मतलब ये होता है कि कीपिंग क्वालिटी चाहिए, मोटा मोटा, है ना? 1000 किलोमीटर। और आपको और बेस्ट रेट चाहिए। पपीता में रेट 40 रुपये kg तक भी मिलता है फार्मर को, पिछले सत्र में मिले हैं, पिछले 1-2 साल में। बट वो पपीता आपका लंबी चाल का होगा, ज़्यादा दूर ट्रेवल करेगा। जम्मू कश्मीर जाएगा आपके खेत से 40-42 रुपये, 45 रुपये kg, 35 से 40 के बीच में वो पपीता कुछ टाइम पर मिलेगा। वो जो 1 महीने की कटिंग है आपकी, 2 कटिंग 1 महीने में आई तो आपके पूरे साल का पैसा निकाल के दे देगी। ये पपीता की खूबसूरती है। बट वहाँ पर चीज़ें मायने यही रखेगी, वैरायटी का कैरेक्टर, आपका ग्राफ और आपका फार्मिंग करने का तरीका, तो वो माल लंबी ट्रेवल करेगा। तो मोटा मोटा तो मुझे समझ में आया है
कितने एकड़ की प्लानिंग में जा रहे हैं? खुद का या मिला जुला, या हम फार्मरों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे गाइड करें? 50-60 एकड़ तो अभी करेंगे चालू। 60 एकड़, ओके ओके, ठीक है। और बाकी फिर मीनवाइल समझेंगे, किसानों को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें जो ज़मीन का सिलेक्शन है या जो भी आपकी ज़मीनें हैं, उसमें पुराना रिकॉर्ड हमें देखना पड़ेगा कि पपीता में विल्टिंग, पानी रुकते समय डंपिंग और वायरस, ये 3 चीज़ें बहुत गड़बड़ है। ये अगर हम सही से फाइन ट्यून नहीं कर पाए तो हमें डैमेज होगा और हमारे खेत फिर वो गैप इतनी हो जाती, ग्राफ आप ऐसा रखते हो कि गैप ज़्यादा हो गई तो खाली रहेगा पपीता फार्मिंग का फील्ड, और वो गैप फिलिंग हमें बहुत तकलीफ़ देगी। बाद में अनइवन होता है, गैप फिलिंग वाला पौधा आता नहीं है, सही से चलता नहीं है। तो पुराना रिकॉर्ड हमें लगेगा जिन जिन फील्डों पर हम ये फार्मिंग करेंगे। दूसरा, हमें हर फील्ड की सॉइल टेस्ट करनी है, हर फील्ड की मैंडेटरी है कि हर फील्ड की हम सॉइल टेस्ट करें। कौन युवराज है क्या? ये ठीक है। तो हर फील्ड की हम सॉइल टेस्ट करें। अगर सॉइल टेस्ट हमारी नहीं है तो कहीं ना कहीं हम द्वंद्व में रहेंगे। मतलब एक मैंडेटरी चीज़ है कि पुराना रिकॉर्ड चाहिए हमें कि उसमें कौन सी फसल थी, उसने क्या दिक्कतें दी। हालांकि आप यहाँ आए हो किसान पाठशाला पे, तो यहाँ पर एक BFS का शेड्यूल डिज़ाइन होता है, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आपके खेत की सारी जानकारी पूछी जाएगी। मिट्टी कहाँ की, पानी कौन सा यूज़ कर रहे हो, pH क्या है, कार्बन % क्या है, उसमें EC कितना है। आप जब बोरवेल का अगर पानी है तो वो हर 2 महीने में pH और TDS चेंज होता है। जैसे बारिश आती है तो बोरवेल के पानी में चेंज हो जाएगा, गर्मी आती है तो ठंड में चेंज हो जाएगा। तो हमें हर 2 महीने के पानी के टेस्ट चाहिएंगे और डायनेमिक तरीके से, मतलब बदलाव करते हुए तरीके से हमें फर्टिगेशन के शेड्यूल रन करना पड़ेंगे। कुछ चीज़ों पर हमें ये भी चयन करना पड़ेगा कि हम फर्टिगेशन कैसा दे रहे हैं और हमारा बजट क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे हमने चर्चा करी कि 60 एकड़ में हमें जाना है, तो 60 एकड़ का बजट एक तो पौधे का, फिर फार्मिंग का, फिर फर्टिगेशन के तरीक़ों का, और फिर उसको माल को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। तो उसमें हम फर्टिगेशन के तरीके में यहाँ से तो हम आपको 100% रिकमेंड करेंगे केमिकल फ्री, ताकि हम उसका एक ब्रांड डिज़ाइन कर सकें। जो मैं आपका विज़न समझ पा रहा हूँ, वो विज़न ये है कि हम पपीता को एक स्टेप लेकर के 50 एकड़ से बढ़े पर 500,000 एकड़ पे जाएं और उस क्षेत्र का एक ब्रांड डिज़ाइन करें और पैन इंडिया हम पपीता सप्लाई करें। जहाँ तक मैं आपका विज़न समझ पाया हूँ, है ना? तो उसके लिए हमें केमिकल फ्री, रेसिड्यू फ्री की टैगलाइन और उसी तरीके की फार्मिंग भी चाहिए। तो वो आपको पूरा मिलेगा यहाँ से। मैं समझ गया आपकी वो पूरी थीम को, क्योंकि उगाना एक बात है और बेचना दूसरी बात है। और जो व्यापारी आपके साथ आ रहे हैं उनको अगर अपने वीडियोस के सपोर्ट मिले, जिन क्षेत्रों में ग्रो पंजाब या हरियाणा या जम्मू कश्मीर में पपाया भेज रहे हैं और हमारे खेतों के उनको सपोर्ट मिले कि देखिए ये पालनपुर में इस खेत में इस जगह पर पपीता लगा है और इस तरीके से फर्टिगेशन है, ये ग्राफ है, यहाँ मिट्टी का स्प्रे है, केमिकल का स्प्रे नहीं है, तो ये आपके ब्रांड वैल्यू को एक स्टेप आगे रखता है ये चीज़। और एक्चुअल में हमें केमिकल वाला, कैंसर वाला कोई फल देना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। और इस स्टेप पे आप पहुंच गए तो आप अपने ब्रांड का स्टिकर लगाकर पपीता बेच सकते हैं और वो आपको 2 पैसे ज़्यादा अर्न करने में मदद करेगा। लास्ट टाइम सर जो पपीते में वायरस का प्रॉब्लम हुआ था, तो हमने वो जो मिट्टी का स्प्रे था वो किया था। अच्छा, उससे फायदा तो हुआ था थोड़ा। ओके, आपने प्रयोग किया है मिट्टी के स्प्रे? आने के बाद किया था मिट्टी का प्रयोग, लेकिन उससे भी फायदा हुआ था। ये छोटी सी चीज़ है, जैसे आपने रिजल्ट लिया और अब आप यहाँ पूरा मन बनाकर आए हो कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, बट इसको अगर कंटिन्यू करेंगे तो वायरस आएगा ही नहीं।
जैसे आने के बाद हमने किया वीएम स्प्रे, तो उस पर रिजल्ट मिला, रुका, फल सेट हुआ होगा। और मेन चीज़ क्या है कि आपको रिजल्ट मिले, आपके फील्ड अच्छी हो, वो एक तो है ही पार्ट। साथ में हम जो मार्केट में फल दे रहे हैं वो कैंसर फ्री दे रहे हैं। मुद्दा ये है, आप मार्केट से कोई भी दवाई लेकर आए और आपने स्प्रे किया पौधे के ऊपर, तो पपीता तो पत्तों के ऊपर भी स्प्रे जाता है, फल के ऊपर भी स्प्रे जाता है। और दो तरह का इंसेक्टिसाइड मिलता है, एक होता है कॉन्टैक्ट, दूसरा होता है सिस्टेमेटिक, जो पौधे के अंदर जाएगा। आपने पत्ते पर स्प्रे किया, पत्ते ने उसको सक किया, अपनी पूरी बॉडी में लिया और अपने फल को भी दिया, तने को भी दिया, रूट में भी गया। तो जो वो अंदर इनबिल्ट होने वाला जो केमिकल है वो पूरे आपके फल के रोम रोम में चले गया, और जो ऊपर से स्प्रे किया वो पूरी चमड़ी पर आ गया। तो हम कितना भी अच्छा बोले, फल को टेस्टी बोले, पर वो कहीं ना कहीं कैंसर का कारण है। तो हम पूरे मार्केट में जो पालनपुर से पपीता भेजेंगे उसमें हम ये श्योर करेंगे कि हमारे फल में केमिकल ना जाए, हम केमिकल रेसिड्यू फ्री फल दें। और ये पहले दिन से आप लोगों को समझना पड़ेगा, उस हिसाब से आपका ग्राफ का डिज़ाइन, आपकी फार्मिंग की टेक्निक का डिज़ाइन होगा। मतलब ये हमें पहले तय करनी पड़ेगी कुछ बातें, तो उसके हिसाब से हम खेती को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो मोटा मोटा तो मुझे समझ में आ रहा है, बट मेरी चर्चा में आप अपने क्वेश्चन पूछते रहो तो मैं उसको समय समान करके दे पाऊँ आपको। बस यही सर, हमारी इच्छा ये थी कि मतलब कि वहाँ के लिए जो हम पौधे जो लगाएंगे तो उसकी नर्सरी हम लोग वहाँ पे खुद करें, तो उसमें आप क्या सहाय करेंगे हमारी? देखो, एक चीज़ है कि नर्सरी हम खुद करें, और एक चीज़ है कि हम रेडीमेड प्लांट ले लें। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क ये आएगा कि जो 786 ताइवान है उसके हम ऑलरेडी लीगली वेंडर हैं बड़वानी मध्य प्रदेश के, जो पैन इंडिया हम सप्लाई कर सकते हैं। हमारा उनका वेंडर कोड है 0444, तो वो वेंडर कोड अलाट करके उस हिसाब से चलते हैं। अब ये जो आपका क्राइटेरिया है और 1000 किलोमीटर पे जाना है, तो इसमें आपने कोई सी वैरायटी सिलेक्ट करी है क्या? वही ताइवान 786 ताइवान ही जाएगी, वही मैं बोलने वाला था, 786 ही जाएगी। अभी जो भारत में वैरायटियाँ हैं खूब सारी, 8-10 वैरायटियाँ चलन में है, जिसमें 4 वैरायटी ऐसी है जो रन हो रही है। बट हमें लंबी दूर जब माल देना है तो उसका छिलका मोटा, ट्रेवल में आसान हो, और 1.5 साल कम से कम रन हो हमारे पास, ताकि हम आखिरी की हार्वेस्टिंग उसकी 1.25-2 साल तक ले सकें। तो ताइवान उसमें फिट होता है। दूसरी कोई वैरायटी ही नहीं है 786 के अलावा जो आपका 1000 किलोमीटर का ट्रेवल फुलफिल कराए। इस साल अभी G15 सब लोगों ने लगा दिया, लेकिन नहीं, वो रिजल्ट नहीं है। फल भी कम है उसका, साइज भी कम है, और हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ती है उसकी। वैरायटी वही मैं बोल रहा था, एक वैरायटी का सिलेक्शन आपका हो गया कि 786 करना है। अब इसमें हम रिवर्स बात करते हैं कि आपकी सही सोच है कि हमने नर्सरी करना चाहिए। तो नर्सरी में आप डे 1 से मान के चलो कि आपको 90 दिन में प्लांट हाथ में आएगा, ठीक है? तो ये सही समय है नर्सरी के लिए। 90 दिन में जब प्लांट हाथ में आएगा तो आपके पास सीड होना चाहिए ओरिजिनल 786 का। अभी आज 786 का जो सीड है लगभग वो डीलर रेट होगा शायद 43 या 44 का 10 ग्राम का पाउच का, इसके बराबर जो हमारी बिलिंग भी हो रही है डीलर की। तो आप मोटा मोटा मान के चलो 4500 रुपये में आपको 650 दाने मिलेंगे। उसका एक जो 10 ग्राम का पाउच है, आप एक आध कोई कैलकुलेटर निकाल लो, तो मैं आपको पूरा R&D बतला देता हूँ। और मैंने जो वीडियो बताया है 5232, उसमें मैंने पूरा डीपली बता रखा है। आपके पास 4500 रुपये में आए 650 दाने, तो 4500 भागी 650, 692 है ना? तो अगर आपका एक सीड 692 मतलब 7 रुपये का जी, तो सीड है एक पर सीड। इसमें जब हम नर्सरी लगाते हैं तो उसकी एक प्रोसेस है। पपीता की नर्सरी लगे कैसे, पपीता की नर्सरी हम लगाएं कैसे, उसकी एक प्रोसेस है। तो ये जो सीड है आपका, यही सीड आपका
हल्का कुनकुना पानी, जो नहाने का पानी होता है, जी। हल्का कुनकुना पानी करना है, उसको एक बॉल में रखना है और उसमें ये 10 ग्राम पाउच डालनी है। सीड। हाँ, आपने 786 का लिया या मार्केट से कोई अच्छी पपीता खाने के बाद उसका बीज बचा वो लिया, या XYZ किसी कंपनी का लिया, पपीता का सीड हम जर्मिनेशन के लिए डाले कैसे, वो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं अभी 786 की। 786। तो हमने 650 सीड एक कटोरे में कुनकुने पानी में डाले, उसको 12 घंटे के लिए छोड़ना है, उसको हल्का सा ढकना है। अब ये मैं वो डीपली बात बता रहा हूँ जो नर्सरी में आपको काम में आएगी। भारत में सबसे ज़्यादा इन चीज़ों को सीक्रेट रखा जाता है कि मेरे पड़ोसी को भी ना बताऊं कि ये नर्सरी डाल ले। और मैं ओपनली पूरे भारत को बता रहा हूँ कि नर्सरी कैसे डालना चाहिए, मेरे सारे वीडियोस में है। और ये खेती ना कोई कंपटीशन नहीं है, खेती अपने आप से कंपटीशन है कि हम भारत को सक्षम कर रहे हैं। तो आपने कटोरी में कुनकुने पानी में सीड डाले, उसको 12 घंटे के लिए ढक कर रखना है। 12 घंटे के बाद जब आप ओपन करोगे तो उसमें जितने दाने नीचे बैठ गए, सही मायने में वो दाने आपके खेत में लगने लायक है, और जो ऊपर तैर रहे हैं वो अनमेच्योर्ड है, बच्चे हैं, उनके अंदर पल्प बना नहीं है, वो ठोस नहीं है, वो वजनी नहीं है, इसलिए वो बैठ नहीं पाए। तो वो दाने आपको सेग्रीगेट करना है। तो अब आपके 650 दानों में से एक स्टेप और आगे जाओ, 30% माइनस करो, 650 30%, ये ऊपर तैरते हुए मिलेंगे 30 to 35%, 455 बचे। तो 455 आपके बचे सीड बचे हैं। ठीक है, अब ये 455 सीड का फिर से आपको एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि आपका 4500 रुपये का पाउच है और 455 सीड है, क्योंकि वो 30% तो आपको लगाना नहीं है, जर्मिनेशन नहीं कराना है, वो अनमेच्योर्ड है। 989। अब ये आपकी सीड की कॉस्ट आई, 10 रुपया पकड़ो, 10 रुपये पर सीड। अब नर्सरी में क्या होता है कि आपको भारत में पपीता की नर्सरी 12 रुपये से लेकर के 25 रुपये तक मिलेगी। वेरिएशन इतना है रेट का, डबल का। अब मैं कैलकुलेशन इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपको करना है आपकी नर्सरी में, तो आपको सीड कितने में तैयार होगा वो आपके पास डाटा आ जाएगा। अब ये जो 30% ऊपर के जो सीड है, इसको कोई नर्सरी वाला निकालता नहीं, अगर निकालेगा तो बीज महंगा हो जाएगा। और ये वही सीड है जो आपकी फील्ड में पतला पौधा रह गया, जिसमें दाना नहीं आया, एक पेड़ पूरा फल से लदा हुआ है और एक पेड़ में फल ही नहीं है, पेड़ तो खड़ा है। क्योंकि ये जो ऊपर तैर रहा है ना, जैसे मैं बात करूं कि अपना परिवार 20 लोगों का है और वहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, तो एक बच्चा हेल्दी है जिसको सर्दी गर्मी बारिश में कोई दिक्कत नहीं होती, एक बच्चा ऐसा है कि थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो बीमार हो जाता है, मतलब उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम है। तो ये जो ऊपर तैरने वाले हैं ये वो बच्चे हैं। तो अगर हम बिजनेस माइंड से फार्मिंग कर रहे हैं तो इनको हमारे खेत में नहीं लगाना है। और भारत में जो नर्सरियां सीड बेच रहे हैं, पौधा बना के बेच रहे हैं, उनको खेत में नहीं लगाना है, उनको पौधा बना के बेचना है। तो वो तो सारा का सारा 650-700 पौधे प्लांट करेंगे और बेचेंगे, और ये 30% अपवाद वही है। तो अपने खेत में ये लगाना नहीं है। तो हम आ गए 10 रुपये पौधे पर अभी सीड में, अभी पौधा बना नहीं है। अब इसके साथ हमें अब इसको पौध में कन्वर्ट करना है। तो पपीता का जो सीड का छिलका है बहुत ही कड़क है, जल्दी से जर्मिनेशन होता नहीं। आपने अभी जो जनवरी की ठंड चल रही है, आज 10 जनवरी 2026 है, जनवरी की ठंड में आपने सीड प्लांट किया, ठंडा पानी दिया, तो हो सकता है कि वो 20 दिन तक तो अंकुरण ही ना हो। उसका छिलका बहुत मोटा होता है, इसलिए आपने मेरा स्टेटमेंट अभी सुना होगा कि कुनकुने पानी में डालना है जी, ताकि उसका छिलका थोड़ा सा तड़के, है ना। तो अब ये जो हमने ग्रेडिंग की है 450 सीड, इसको फिर हमें जिस दिन प्लांटेशन करना है उस दिन 12 घंटे कुनकुने पानी में रखना है, और 12 घंटे निकालने के बाद काली पॉलीथीन के अंदर रखना है, और ऐसी जगह रखना है जहाँ ठंड ना लगे।
30 डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर वाली जगह पे रखना है, ताकि उसका एक खोल निकल जाए, वो उसका जो छिलका है वो गर्माहट से क्रैक हो और जर्मिनेशन होने के लिए रेडी रहे। अब ये आपने प्रक्रिया करी, इस प्रक्रिया को आपको प्लग करना है। तो प्लग करने के लिए एक मीडिया लेना पड़ेगा। अब वो जो प्लग करने का मीडिया है, उसका जो मीडिया आएगा, उसकी ट्रे या थैली जो आप लो, कम से कम 100 ml प्लस होनी चाहिए। जिसमें आप मीडिया डालोगे वो इतना होना चाहिए कि उसमें 100 ml से ज़्यादा मीडिया हो। ग्राम में हम इसलिए नहीं बताते कि पानी डाला तो वो 200 ग्राम हो जाएगा, सूखा रहा तो 50 ग्राम हो जाएगा। मीडिया का कप जो आता है ये ml से आता है। तो आपको 100 ml का कप कम से कम चाहिए, या अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो 2.5 इंच बाय 3 इंच, कम से कम इतना चाहिए, इससे बड़ा, इससे छोटा नहीं। अब इसमें आपके मीडिया में क्या होना चाहिए? अगर पीट माउस हो तो बहुत अच्छा, कोकोपीट ले रहे हो तो सिंगल कोकोपीट पानी खूब पकड़ेगा, वो पौधे को सड़ा देगा। तो आपको मिट्टी रेत मिलानी पड़ेगी। तो इसमें पपीता में पानी निसरा होना चाहिए, वो पौधा है या खेत है, दोनों में पानी जो डाला उसने निकल के जाना चाहिए, पानी ने रुकना नहीं चाहिए। ठीक है। तो आप जो मीडिया लोगे उसमें रेत के परसेंटेज चाहिए, ताकि वो पोरस हो और निकल जाए पानी। तो आपका 30% रेत हो गया, 30% मिट्टी हो गया, 30% कोकोपीट हो गया। या कोकोपीट की बजाय वर्मी कंपोस्ट ले सकते हो, आप पीटमॉस ले सकते हो। मिट्टी लेना इसलिए ज़रूरी है, अब यहाँ बहुत बड़ा द्वंद्व है। जैसे ही आप मार्केट में बात करोगे, जो हाईटेक नर्सरियाँ हैं वो बोलेगी हम तो मिट्टी यूज़ ही नहीं करते भाई, हमारी नर्सरी हाईटेक है। मतलब वो अच्छा है पर ज़रूरत से ज़्यादा गड़बड़ है। अभी दोनों बातें मैं बोल रहा हूँ। अच्छा किसके लिए है कि नर्सरी वाले अपने पौधे तैयार करें कम वजन में, हल्के में, पानी देने में, ऑपरेट करने में, उनके लिए खूब अच्छा है और फास्ट ग्रो भी होता है। फास्ट ग्रो भी होता है। और जैसे ही वो पौधा खेत में जाएगा तो किसान के लिए गड़बड़ है। और इसी को नर्सरी वाले अपनी बात छुपाने के लिए, हम तो हाईटेक नर्सरी, हम सॉइल लेस कर रहे हैं। आपका पौधा कहाँ जाके लगेगा? सॉइल में। तो सॉइल लेस क्यों करना है? लगाना ही मिट्टी में है ना। आपने सुना होगा अभी जब कोरोना आया तो जो बच्चे ज़्यादा हाइजीन रहते थे वो ज़्यादा बीमार हुए। गांव दूर दराज, भील, आदिवासी जो जंगल में है वो तो बीमारी नहीं हुए, और गांव दूर दराज के कम बीमार हुए। और जैसे जैसे शहर में गए और सीमेंट, कंक्रीट और टाइल्स और हाइजीनिक जगह पे गए, वो ज़्यादा बीमार हुए। तो यही वाली बात है कि आप सॉइल लेस मीडिया जो यूज़ कर रहे हो और उसको सॉइल में ले जाके लगा रहे हो, तो यहाँ जो डिसीज़, बैक्टीरिया, फंगाई है, इसको ज़्यादा ग्रसित करता है, जल्दी ग्रसित करता है जी। ये मेरे पास प्रूवन है, डाटा है, और हमने सैकड़ों ट्रायल लिए हैं। तो मेरे जो भी पौधे जाते हैं उसमें कुछ परसेंटेज सॉइल का मैं डालता हूँ। जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, जिसमें मैंडेटरी है कि सॉइल लेस ही जाएगा, कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं, क्योंकि वो ट्रेवल में सॉइल एक देश की दूसरे देश में इंपोर्ट नहीं करते हैं वो। तो वहाँ सॉइल लेस मीडिया का पौधा जाता है कि आपने पौधा एक्सपोर्ट किया, खेतों में नहीं, अपने खेत में नहीं। तो अभी आपके यहाँ पीली मिट्टी, आपके यहाँ काली मिट्टी, और मैंने कोकोपीट का पौधा भेजा। अभी जो पौधा भेजा उसमें भी लगने में टाइमिंग चेंज होगी, तो आपका जो मीडिया है बिहेव चेंज करेगा, वो व्यवहार बदल देगा। व्यवहार कैसे बदल देगा? आपने अप्रैल में प्लांटेशन किया तो आपका 100 ml से मीडिया कम है, तो पौधा सड़ेगा, रुकेगा, पीला पड़ जाएगा, चल नहीं पाएगा। कोकोपीट पानी पकड़ता है और पूरा गीला हो जाता है, और आसपास पूरी मिट्टी है, तो केवल पौधे के प्लग में सड़न चालू होगी और पूरी मिट्टी हमें लगेगी सूखी, मैंने तो पानी दिया ही नहीं। तो वो व्यवहार, उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो मीडिया आपको चयन करना है 30-30-30। कोकोपीट रखना है, या हमें वर्मी कंपोस्ट रखना है, या पीटमॉस रखना है, या आप बी किसान ग्रुप का प्लांट फूड ले सकते हो। हमारी खुद की ऑलरेडी टिश्यू कल्चर है, 3 है, चौथी हम यहाँ तलुन में बना रहे हैं। तो उसमें जो हम प्लग में यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ करते हैं प्लांट फूड। प्लांट फूड का मतलब है पौधे का भोजन। वो हमने एक तरह का मिश्रण बनाया है, शुगर फैक्ट्री का प्रेस मड
और NPK और भट्टी खाद के समावेश से, और साथ में उसमें वर्मी कंपोस्ट और ऐसे 5-6 चीज़ों का हमने एक मिश्रण बनाया है, जिससे पौधे में फिर कुछ और देने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारे खुद के खेत में वो यूज़ करते हैं। आप अभी फ्री हो गए तो वो देख भी पाओगे। तो डायरेक्ट वो प्लांट फूड का मीडिया आपको यूज़ करना है, तो उसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसमें मिट्टी भी रहेगी। और मेरा कहना है कि आप कोई सी भी नर्सरी रेडी करो, उसमें मिट्टी कुछ प्रतिशत, मिनिमम 5 से 10% रखो। और पपीता करनी है तो 30% मिट्टी रखो, उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। क्योंकि आपने जो मुझे प्लानिंग दी है, अप्रैल और मई में प्लांटेशन करना है, जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर में मिट्टी वाला पौधा जाएगा, वो सेट होगा। कोकोपीट वाला छोटे प्लग वाला पौधा सेट नहीं होगा, बीमारी आएगी, फंगस लगेगा। तो आप खुद बनाओ या कहीं से खरीदो, ध्यान ये रखना है कि अप्रैल मई में प्लग बड़ा और मीडिया सही यूज़ हो, वो हमें लेना है। अगर उसमें अपना जो रेडी भोजन आपने बताया, प्लांट फूड, हाँ, वो यूज करें तो फिर ऊपर से न्यूट्रिशन देने की जरूरत कुछ ज़रूरत नहीं। पानी दो और मिट्टी का स्प्रे दो, बस 2 ही चीज। वो हमने बनाया ही इसलिए है। हमारी सारी नर्सरियों में, सारी टिश्यू कल्चर में हम वही यूज़ करते हैं। तो आप अभी देखोगे तो इसकी प्रोसेस में बतला रहा था कि 30-30-30 आपने मीडिया ले लिया या प्लांट फूड रेडीमेड ले लिया, पौधे का भोजन। तो अब आपने जो प्लग बनाया है उसमें आपने 450 सीड लगा दिए। नीचे प्लास्टिक काली, ऊपर से काली प्लास्टिक, गर्माहट आनी चाहिए। और जहाँ रखोगे वहाँ चारों तरफ प्लास्टिक, ताकि एक हीट हो। क्योंकि अभी जनवरी चल रही है, ठंड और थोड़ी सी बढ़ेगी, और आपके पालनपुर में थोड़ी ठंड ज़्यादा होगी, आई थिंक बड़वानी से भी ज़्यादा होगी। तो आपको एक हीट चैम्बर बनाना है, गर्माहट वाला एक रूम बनाना है। बाहर से पूरी पॉलीथीन हो, ऊपर जो आप शेड बनाओगे ग्रीन नेट का 50% का, उसमें भी पॉलीथीन हो, ताकि ठंड ना लगे, चिलिंग इंजरी सीड को ना हो। ठंडा हुआ तो जर्मिनेशन होगा नहीं, बहुत लेट होगा। गर्माहट है तो वो गर्म होकर के निकल के बाहर जल्दी आएगा। तो नीचे काली प्लास्टिक, सीड ऊपर काली प्लास्टिक, इसको कम से कम 6 दिन छोड़ दो, 1 सप्ताह छोड़ दो, 5 से 7 दिन के बीच में। ठंड ज़्यादा है तो 7 दिन, वरना 5 दिन। 5 दिन बाद अंधेरे में हल्का सा खोल के देखो कि अंकुरण क्या दिखा रहा है। ठीक है, अब आपको अंकुरण दिखा दिया तो फिर वो प्लास्टिक उसको दबाएगा, तो फिर आपको प्लास्टिक हटाना है। वो प्लास्टिक हटाना कब है, इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है कि ठंड पड़ रही है और हमने शाम को प्लास्टिक हटाई तो पौधा गर्माहट से बाहर आएगा, ठंड में शॉक लगेगा, रुक जाएगा, कुछ पौधे डंप हो जाएंगे। हमें प्लास्टिक निकालनी है सुबह सूर्य उदय के बाद, हल्की रोशनी आ जाए, और अब दिन में थोड़ी थोड़ी गर्माहट बढ़ेगी। उस समय हमें रोशनी में धीमे से प्लास्टिक निकालना है, ताकि ज़्यादा रोशनी ना लगे बट गर्माहट बढ़ती जाए, इसका ध्यान रखना है। ताकि दिन भर उसको गर्म से निकला बाहर गर्म मिले और शाम को थोड़ा ठंडा मिले। मैक्सिमम सीड प्लांट करने वाले उल्टा करते हैं कि अंधेरे में हम खोलें, तो वो रीज़न पहुंच जाते हैं शाम को। और शाम को खोला, इधर आपने भट्टी बना के रखा है, गर्म हो रहा है वो, अंदर हाथ डालोगे तो गर्माहट लगेगी, और शाम को आपने खोल दिया और रात पूरी आ गई ठंडी, तो ये अनबैलेंस हो गया। अगर आपके पौधे को 10 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर नीचे का मिला, आपने 32-35 से ओपन किया और रात में उसको 12 डिग्री मिल गया, तो 25% 20% पौधे तो चले जाएंगे। बात छोटी सी है पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए सुबह सुबह खोलो, रोशनी भी धीरे धीरे बढ़े, टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़े, और गर्माहट से गर्माहट में आए, और फिर शाम को अपने से वो ढलती रात में जाए धीरे धीरे से, तो एक 12 घंटे की बाद की साइकिल में वो सेट हो जाएगा। अब जब ओपन करोगे तो जो 786 का पौधा है या किसी का भी पौधा हो, मैंने कई मतलब मैं 2014 से तो मेरी लैब रन कर रहा हूँ, और उसके पहले भी हम सीड प्लांट कर रहे थे। तो जो मेरे पास आंकड़े हैं, जो मैंने अनुभव किए हैं, आपके जो 450 पौधे हैं, ये कम से कम 3 से 4 कैटेगरी में आएंगे। कैटेगरी कैसे, जैसे आप 4 भाई हो ना, आपकी हेल्थ ही देख लो अलग अलग, ऐसे हर प्रकृति की अलग डीएनए है, अलग मैच्योरिटी का पार्ट है। तो ये जो 450 पौधे हैं, इनके अंदर जैसे सीड कैसे आएगा,
मैं इतने डीपली इसलिए बतला रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए और भारत का हर किसान समझ पाए कि पपीता क्या होती है। जी सर। मैं डीपली इसलिए बता रहा हूँ, अभी जो पपीता का फूल आया, उसने अंकुरण किया, बोल बना एक नींबू के बराबर, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ। अब ये जो साइज बढ़ रहा है, इसमें पहला दाना आया, फिर दाने बढ़ते गए। अब ये एक पपीता है, एक पपीता में अगर आप मार्केट में जाओगे 2 किलो की पपीता लोगे तो शायद आपको 20 ग्राम से ज़्यादा दाने मिल जाएंगे सुखाने के बाद वाले। तो 20 ग्राम से ज़्यादा दाने मतलब आपको 1500, 1600, 2000 सीड मिल जाएंगे। एक अच्छी मैच्योर्ड पपीता जो खुद पेड़ पर पट्टे पे आ गई हो, तो पहले निकाल करके पकाई नहीं, जो पपीता खुद पट्टे पर आ गई हो और जिसका साइज करीब 1.5-2 किलो का है, तो उसमें 1.5 से 2000 दाने मिल सकते हैं। अब ये 2000 दाने बने कैसे? पहला दाना, दूसरा दाना, तीसरा दाना, 2000वां दाना छोटा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो ये जो पहला, दूसरा, तीसरा दाना है, ये आपकी नर्सरी में पहला, दूसरा, तीसरा पौधा जर्मिनेशन होके आएगा। जो 500 दाने के बाद में दाने आए हैं वो लेट जर्मिनेशन होंगे, वो मामा भांजे रहेंगे। समझ में आए पपीता का जर्मिनेशन कैसे होता है? और जो ऊपर तैर रहे थे वो सबसे आखिरी में जब आपने फल तोड़ा होगा उसके 1 सप्ताह में वो दाने बने होंगे जिनके अंदर पल्प ही नहीं आया, इसलिए वो पानी में तैर रहा था, खा लीजिए। तो उसको हमने बाहर कर दिया। अगर उसको आप जर्मिनेशन में लगाते हैं तो जर्मिनेट भी लेट होता, चलता भी लेट, मीडिया अच्छा दोगे तो स्ट्रॉन्ग तना बन जाएगा, लेकिन फल भी नहीं देगा। नहीं, वो फल नहीं देता, वो अनबैलेंस है। हम बोलते ना कभी कभी कि यार मैंने उस नर्सरी का पौधा लिया था तो बहुत अच्छा था, इस नर्सरी का लिया खराब निकला, अगले साल इसका खराब हो जाएगा, इसका अच्छा हो जाएगा। पपीता में आदमी ऐसे ही परेशान हो रहा है कि मैं कौन सी नर्सरी से पौधा लूं, क्योंकि ये साइंस नहीं पता है कि हमें सीड कैसा चाहिए। इसको बोलते हैं फर्स्ट जर्मिनेशन सीड या सेकंड जर्मिनेशन सीड। कि आपने जो 450 पौधे का ये एक बेड बनाया, इसमें रेंडमली जो पहले दाने आए होंगे वो कहीं से भी जर्मिनेशन हो जाएंगे। जब जर्मिनेट होंगे तो आप समझ लो ये पहले दाने। ठीक है, तो आपको उन थैलियों को ग्रेडिंग करके अलग रखना है और इनको टर्नल और लगाना है। अब यहां से आपके पपीता की ABCD की साइकिल चालू होगी, यहां से आपके मेंटेनेंस चालू होंगे। कि आपने 450 सीड लगाए, उसमें से लगभग 30% जर्मिनेट हो गए, 30% दिख रहे हैं कि होने वाले हैं, और बाकी के दिख रहे हैं कि कुछ हलचल नहीं है। ऐसे ही आएगा, ऐसे ही आएगा। तो जो जर्मिनेशन हो गए, आपने जब दिन में उसको टनल को खोला तो जो जर्मिनेशन हो गए उन ट्रे को, उन थैलियों को ग्रेडिंग करके अलग रखो खुले में। और इसमें फिर आप पॉलीथीन ऊपर नहीं लगा पाओगे क्योंकि अंकुरण हो रहा है, तो इसमें एक तार लगा करके आपको कवर्ड पॉलीथीन करना पड़ेगी एक टनल के जैसे, ताकि यहाँ गर्माहट वापस हो। और वो पारदर्शी रखो, उसके ऊपर काली रखो, ताकि आप हटाकर देख सको कि और कितने जर्मिनेट हो रहे हैं। तो आपका 450 में से 30% बाहर आया। तो उसका कैलकुलेशन लिखो। फर्स्ट जर्मिनेशन 450 में फर्स्ट जर्मिनेशन 30% आएगा। 135 दाने ऐसे हैं जो आपके फर्स्ट जर्मिनेशन के हैं, और इसके ठीक 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपको 5 दिन के अंदर सेकंड जर्मिनेशन के मिलेंगे, फिर 30%। तो ये 135 मिलेंगे। ये फर्स्ट जर्मिनेशन हुआ, ये सेकंड जर्मिनेशन हुआ। तो हमें पपीता की खेती में फर्स्ट जर्मिनेशन और सेकंड जर्मिनेशन ही केवल लगाना चाहिए अगर हम व्यापारिक दृष्टि से कर रहे हैं। अब जो बचे थर्ड और फोर्थ भी आएगा, जो अभी भी सुसुप्त अवस्था में है, जो निकलेगा, ये 1 महीने तक निकलते ही रहते हैं। छिलका मोटा रहता है, अंदर पल्प कम रहता है, वो धीरे धीरे आएंगे। तो जो थर्ड जर्मिनेशन है, फोर्थ जर्मिनेशन है, ये वो बच्चे रहेंगे जो अनमेच्योर्ड होंगे, जिसमें बीमारियां थोड़ी सी आ सकती है, जिसमें फल का साइज थोड़ा छोटा हो सकता है, या मौसम बदलने पे, जैसे गर्मी में लगाया बारिश आ गई, टेम्परेचर खूब चल रहा है और एकदम बारिश आ गई, फिर बारिश चलती रही और उधर नवंबर से ठंड चालू हो गई,
और ठंड से वापस गर्मी आई। तो ये जो मौसम परिवर्तन वाले जो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रहते हैं, इसमें बीमारियां इंजेक्ट करती है, इसमें डिसीज एफिड ये भी सब आएंगे। तो स्वस्थ पौधे पर बीमारियां इनबिल्ट नहीं होती, अनमेच्योर्ड पौधा बीमारियों को ले लेता है। तो 3rd 4th जर्मिनेशन को अगर हमारे पास बजट है और अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करना चाहिए। आपका जो माल देने वाले हैं 1st और 2nd जर्मिनेशन, तो अगर सही कैलकुलेशन करके जाओगे तो 3 3 6 7 और 2, अब आपका पैसा निकालो 4500 भागित 270, 16.66 16 रुपये 66 पैसे का तो सीड आया भाई अभी आपका। अब इसमें आपकी नर्सरी का कॉस्ट, अब आपके मीडिया का कॉस्ट, अब आप जो थैली लगाओगे उसमें टनल करोगे, उसमें 90 दिन की एक्सरसाइज करोगे, उसका कॉस्ट, तो ये चले जाता है लगभग 20 रुपये पर प्लांट। आपको जो आदमी मार्केट में 13 रुपये 14 रुपये का पौधा दे रहा है, वो कैसा पौधा होगा आप समझ लो पपीता का। समझ लिया, कैलकुलेशन समझ में आई। अब इसमें एक कैलकुलेशन और है, नर्सरी आपकी है और आप सप्लाई कर रहे हो, तो आप 1st जर्मिनेशन अलग किया, इतना पौधा आपने बेच दिया, 2nd जर्मिनेशन अलग किया, इतना पौधा बेच दिया, क्योंकि वो नर्सरी में ग्रेडिंग ही होगा, जो पहले जर्मिनेशन आ गया वो पहले चले गए। तभी वो बोलते ना कि इस नर्सरी का पौधा अच्छा है, अरे वो पहले ग्रेडिंग वाला निकल गया होगा, अभी वो भाई ने पहला ग्रेडिंग दूसरे को दे दिया, 3rd ग्रेडिंग का आपके खेत में आया, पौधा तो वही है तो वो अनबैलेंस होगा। अब हमारे पास क्या होगा कि हमें अगर 90,000 मतलब उदाहरण के लिए अगर हमें 60 एकड़ में खेती करना है और हम 1 एकड़ में 700 पौधे लगा रहे हैं, तो हमें बुक करना है, सीड हमें लगाना है 1000 पौधे का, 1000 पौधे, ठीक है। तो 60 एकड़ में 60,000 हमारे पौधे हो गए। अब ये जो 60,000 पौधे हैं, इन 60,000 पौधों को क्यों हमें ऐसा करना है, क्योंकि खेत में मर आती है, वो एक कीड़ा होता है वो काट लेता है, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर एकदम से बढ़ने पर नीचे जड़ सुप्त अवस्था में चली जाती है, पौधा जैसे लकवा आ गया वैसे मर जाता है, पता ही नहीं चलता है, वाइड ग्रब काट लेता है या तने से कट जाएगा। तो हमें 30% पौधे ज़्यादा चाहिए। अब हमें चाहिए 60,000 पौधे, हमारे पास 1st और 2nd लॉट आएगा और गैप में आएगा, तो आपको प्लांटेशन करने की टाइमिंग और गैपिंग कैसे है, उस हिसाब से आपको 60,000 पौधे चाहिए, तो सीड उसके मुताबिक आपको उतना ज़्यादा लगेगा और उतनी ज़्यादा जगह लगेगी, और एक साथ नहीं आएगा, वही जर्मिनेशन की प्रक्रिया। और यही चीज़ आप अगर नर्सरी से लोगे तो आपको एक साथ सीड मिलेगा कि आपको 4 खेत एक साथ करने हैं, तो आपने 4 खेत का ऑर्डर बुला लिया, वो टाइमिंग एक सेट कर ली, क्योंकि आपके पास ओनली 60,000 प्लांट की ही नीड है। अब आपके पास अगर 60,000 प्लांट की नीड है तो आपको 1.5 लाख प्लांट के लिए प्लानिंग करना पड़ेगी। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? जो 3rd वाले हैं उनको आउट करना है, पर थैलियाँ तो भरनी है, जब तक वो जर्मिनेशन नहीं होगा पता नहीं चलेगा, वो भी एक विषय है तो हम खुद नर्सरी डालें, तो ये मैंने उसकी प्रक्रिया बताई है कि इस तरीके से नर्सरी डलती है। दूसरा, बी किसान ग्रुप जो हमारा है, हम 1st और 2nd जर्मिनेशन का ही पौधा देते हैं, इसलिए भारत में सबसे महंगा पौधा हमारा है। हमारा पौधा 25 रुपये का आता है प्लस ट्रांसपोर्ट है। तो ये आपको मैंने हिसाब इसलिए जुड़वाया कि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ है, इसमें भी वो एरर चीज़ें बनेगी, और आप खुद करोगे तो आप भी 20-22 रुपये तक पहुंच जाओगे। हमने हमारे पौधे का 3 रुपये का मार्जिन रखा है, उसमें हमारा कस्टमर केयर है, उसमें सॉइल टेस्ट हम फ्री देते हैं, उसमें हम साल भर तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। जो फार्मर हमसे पौधा लेते हैं उनको मिट्टी परीक्षण फ्री है। जैसे आप ग्रुप फार्मिंग कर रहे हो तो आपके तो वहाँ जाकर फील्ड को एनालिसिस करना और कैसे बेड बनाना करना वो भी सब कुछ होगा, बट जनरल जो 3,000 पौधे लेते हैं उनको भी ऑफिस से हैंड होल्डिंग सपोर्ट साल भर मिलता है कि खेती कैसे चल रही है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, अगर बहुत इमरजेंसी है तो फिर यहाँ से आदमी विजिट भी करता है। तो हम 3 रुपये पर प्लांट का हमारा मार्जिन लेके चलते हैं, जिसमें हम साल भर तक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं। और आपको सीड प्लांट करना हो तो ये प्रक्रिया है
क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड जर्मिनेशन है वो आपको एक पौधे पर 1.25 क्विंटल 1 क्विंटल से ज़्यादा माल देगा, फर्स्ट और सेकंड जर्मिनेशन वाला पौधा। थर्ड फोर्थ जर्मिनेशन वाला पौधा आपको 50-60 किलो माल देगा पूरी उसकी उम्र में, और फिर वायरस में आकर चले जाएगा वो। और जो अनइवन है वो आपको 15-20 किलो 25 किलो माल देंगे, या किसी में तो माल आएगा नहीं, उसमें जो बीमारियां आएगी। इसमें एक सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है कि जो बीमारियां आएगी वो बीमारियां फिर आपके मेन पौधों में फैलेगी, सब में लगेगी। तो ये सीड का सिलेक्शन और हम कहाँ से पौधा लें या हम कैसा बनाएं, ये उसका उत्तर मैंने आपको दिया कि अब आपको किस दिशा में जाना है ये तय करना है। ये फर्स्ट और सेकंड जर्मिनेशन का जो पौधा है अपने को 25 रुपए में पड़ रहा है। हाँ, लेकिन वो मिक्स वाला लेने से ये कम भाव में पड़ रहा है फिर भी, क्योंकि इसका एक और कारण है सर कि मिक्स वाला लगाया, हाँ, तो फिर उसके बाद उसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है और उसको प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो खर्चा होता है वो इस कोर्स से भी बहुत हिस्ट्री लेके आए होंगे कि तुम्हारे दादा कहाँ थे, उसके दादा वही है ना। हाँ, समझ गए। हम वैसे राजस्थान के हैं पूर्वज, जी यहाँ आकर बसे हैं। हम जो चर्चा कर रहे थे इसमें एक चीज़ और निकल के आएगी। हम सीड अगर अच्छा ले रहे हैं, हमारी प्लानिंग अगर अच्छी है, तो हमारे पौधे की संख्या कम होगी। अब हम एक चीज़ पर चले गए, हम दूसरी चीज़ पर आते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं कि हमने एक चीज़ तय करी 786 और बी किसान प्लांट फर्स्ट और सेकंड जर्मिनेशन पौधा। अब यहीं पर द्वंद्व आएगा। मैं मार्केट की बात और हमें क्या करना चाहिए वो बात मैं बता रहा हूँ। पपीता की खेती में ग्राफ क्या होना चाहिए बहुत मायने रखता है, और वो खेती के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से और आपके सीड के हिसाब से तय होता है। तो पपीता खेती में अगर हमारी हेवी सॉइल है और हम कोई भी फसल लगा रहे हैं और वो बहुत उठाव करती है और पुराने रिकॉर्ड में उसमें कोई डंपिंग, विल्टिंग, निमेटोड नहीं आया उस फील्ड में, तो हमें ग्राफ बड़ा करना चाहिए। पपीता खेती में अगर हमारी मध्यम ज़मीन है तो मीडियम ग्राफ करना चाहिए। छोटा ग्राफ तो कभी करो ही मत, वरना दिक्कत आएगी। उसका रिलेशन आपके ट्रैवलिंग से भी है। आप लोगों ने अभी जो पपीता लगा रखी है ना, कोई सी क्या ग्राफ लगाते हैं आपने? लगाई, लेकिन आगे लगी हुई थी मेरे पास। क्या ग्राफ लगाया था? वो 5x7 पे था। पपीता लगाया आपने 5x7 पे, 1250 पौधे प्रति एकड़। थोड़ा सा ग्राफ ये गलत है, रॉन्ग साइड का ग्राफ है। पपीता को फैलने के लिए खूब जगह चाहिए। आपने फील किया होगा ना, 5x7 टाइट हो गया। अभी 5x7 1250 पौधे, पौधा कितने का आया? 16 रुपये 17 रुपये 17 रुपये। अब यहाँ पर बात समझना, 17 गुणित 1250, कैलकुलेटर चलाओ पता चलेगा। 1250 गुणित 17 तो 21,250 रुपये के तो ये पौधे हुए। और गैप फिलिंग भी लगी होगी। हाँ, गैप फिलिंग 10% से भी ज़्यादा लगी थी। तो ये हो गया आपका 1350 पौधे हो गए, है ना। 17 रुपये, तो ये आपके हो गए 22,950 रुपये के पौधे प्रति एकड़। कुछ फार्मर लगाते हैं, मैक्सिमम भारत में पपीता की ग्राफ की बात करेंगे तो 8x6 पर ज़्यादा लगाते हैं। 8x6, हाँ, लाइन से लाइन 8 फीट, प्लांट टू प्लांट 6 फीट। सबसे ज़्यादा भारत में ये ग्राफ चलता है और ये पूर्ण तरीके से गलत ग्राफ, बहुत ही गलत ग्राफ है। एक मिनट, ग्राफ आपका और मार्केट का जो ग्राफ है 8x6, पपीता को ये ग्राफ चाहिए नहीं। ये बहुत छोटे ग्राफ है पपीता के लिए, क्योंकि पपीता का जब अगर सही से डिज़ाइन करोगे तो उसका तना ऐसे मोटा होगा 40-50 इंच का, और पत्ते फैलेंगे पूरे बरगद के जैसे।
ऐसे करके लहलाएंगे। तो एक पौधा दूसरे पौधे से 6 फीट नहीं, एक एक पत्ता 6-6 फीट का आएगा। ये कंडीशन बनती है जब पपीता सही से मैच्योर्ड होता है। तो हम तो हेवी ब्लैक सॉइल में बोलते हैं कि आप 9x9 और 10x10 लगाओ। हेवी ब्लैक सॉइल जिसमें खूब अच्छा आपका अनुभव हो कि मेरी ज़मीन का उठाव अच्छा है, तो हम उसमें बोलते हैं कि पपीता 10x10 लगाओ, 9x9 लगाओ। और मध्यम सॉइल है तो 8x8 से नीचे आना ही नहीं है, लगाना ही नहीं 8x8 के नीचे। तो अभी अगर मैं आपको एक एवरेज कैलकुलेशन बतलाऊँ मैं, तो 43, 560 और 8 64, तो आपके पौधे आएंगे 640। अगर 8x8 पे गए तो आपके पौधे आएंगे 640 प्रति एकड़। और आप 9x9 पे गए 43, 560 भागित 81, 81, तो आपके प्लांट आएंगे बस 9 × 9 537 प्रति एकड़। इससे ज़्यादा पौधे चाहिए नहीं, 640 मैक्सिमम और मिनिमम 500 ये पौधे चाहिए आपके पपीता के, तो आपके 2 साल चलेंगे। और ये सारे पौधे चाहिए, फिर इसमें गैप फिलिंग नहीं चाहिए। हाँ। तो अब आपका 640 पौधा और 10-15% गैप फिलिंग का, तो आपका हो गया 750 पौधा। ठीक है, अगर आपने प्लांटेशन किया 750 गुणित आपने फर्स्ट जर्मिनेशन पौधा बी किसान का लिया 25 रुपये का, तो कीमत क्या बनी? 18,750 रुपये। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ। आप बी किसान का पौधा लेने के बाद में 1 एकड़ पे पैसा कम लगा रहे हो। कम लगा रहे हैं। बोलने की भाषा में आपका है कि 25 रुपये का पौधा है, पर हम जो आपको गाइडलाइंस दे रहे हैं वो गाइडलाइंस ये है कि आपको प्लांट कम लगाने हैं, उससे आउटपुट ज़्यादा लेना है। आउटपुट ज़्यादा, राइट। कॉन्सेप्ट ये नहीं कि भर भर के खेत में पौधे लगा दिए, एक दूसरे के ऊपर पत्ता ओवरलैप कर रहा है। पपीता का पौधा 5वें महीने के बाद टच होकर ओवरलैप करना चालू होता है, वहाँ से उसकी कली आ जाती है। 4 महीने 4.25 महीने के बाद फ्लावरिंग दिखती है। 5वें महीने में आपको दाने दिखने लग जाएंगे, कलियां दिखने लग जाएगी कि अब ये बोल बनेगा। सही से फार्मिंग है तो 7 से 7.5 महीने में पहला पपीता आप तोड़ के खा लोगे। सबसे जल्दी आने वाला इस टाइप का फल केवल पपीता है। तो जब आप उसको 7 महीने में खा लोगे तो ये पत्ते ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप होने पर आपकी धूप अगर उसके पत्तों पर नहीं प्रॉपर आ रही है तो पपीता को बहुत सारे काम है। उसको काम है कि नया पत्ता निकालना, नया पत्ता निकाले, उस पत्ते के साथ कली, हर पत्ते के साथ नई कली आती है, तो उसको हर 7 दिन में एक पत्ता नया निकालना है, उसमें एक कली का गुच्छा निकालना है जिसमें 27 से 30 फल आएंगे। हमारे पास एक कली में एक फल नहीं टिकता, पपीता 27 से 30 फल देता है उस एक कली में। हर पत्ते पर 30 फल ले सकते हो अगर आपके नीचे का रूट का डिज़ाइन और फार्मिंग का तरीका सही है। तो पपीता को काम कितने हैं? नया पत्ता, कली, जो कली निकल चुकी थी नीचे डंडे पर वो बोल बने, पहले फूल बनेगा फिर बोल बने, तो कली, फूल, नीचे बोल, नीचे जो बोल बन गया उसको भरण करना, जो भर गया उसको पट्टे पर लाना। अब ये पपीता है तो यहाँ इतने फल है, छोटे हैं और यहाँ पर कली आ गई, और यहाँ कली आने के बाद उसका नया काम है नया पत्ता देना। ये रुक गया तो आपका प्लाट चौक। तो ये कब होगा? जब इसके सारे पत्ते मिल करके सूर्य की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करें और फल डाइजेस्ट करे। जो उसने जड़ों से भोजन लिया फल, वो फल को अपनी बॉडी में पहुंचाए। तो ग्राफ इसलिए पपीता में मायने रखता है, सराउंड ग्राफ। तो हम बोलते हैं कि 8x8 डबल ड्रिप मल्चिंग से, या बहुत अच्छी ज़मीन है तो 9x9 डबल ड्रिप मल्चिंग के बगैर लगाना नहीं, या तो आपके पास कचरा मल्चिंग हो या प्लास्टिक मल्चिंग हो।
बट बिना मल्चिंग के पपीता लगाना नहीं, खेती नहीं करना पपीता की। उसके कारण ये है कि कितना अच्छा भी सीड लिया, भारत के क्लाइमेट में पपीता को लेकर रिंग स्पॉट वायरस है और वो हवा में है। हम उसको क्योर नहीं कर सकते। हम अपने पौधे को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं ताकि उसमें वायरस इनबिल्ट ना हो। समझिए। तो हम अगर जा रहे हैं 650 पौधे में, तो मैं ये मानता हूं कि आपके पास मैं 600 पौधे ऐसे रखूंगा जो बहुत अच्छा फल देंगे। कुछ एरर हो सकता है, कुछ 50-60 पौधे शॉर्ट हो सकते हैं, बट उसकी भी मैं थ्योरी दूंगा कि एक भी पौधा शॉर्ट ना हो। फिर भी हम मानते हैं कि 600 पौधे आपके 1 एकड़ में रहेंगे और 600 पौधे में हम जाएंगे 150 kg, तो 90 टन आपके 1 एकड़ से माल निकलता है 1.5 साल में। क्योंकि ये जो 6 से 7 महीने हैं, ये उम्र आकर के पहली पट्टी आकर के फल देना और फिर 1 साल माल तोड़ना। 6 से 7 महीने आपने पौधा लगाया और वो सेट हो गया और उसने फल दे दिया। अब फल भी बनना है, बोल भी बनना है और माल टूटते भी जाना है। ये सारी प्रक्रिया 1 साल की। तो इस 1 साल में आपका 90 टन माल निकलेगा। तो भागित 12, हर महीने 1 एकड़ से 60 टन 8 टन माल निकालोगे। 8 महीने के बाद हर महीने 7-8 टन माल निकलेगा। तो 2 बार हार्वेस्टिंग होगी, गर्मी में 3 बार होगी, 10 दिन में 1 बार, और ठंडी में आपकी 15-20 दिन में 1 बार। एवरेजन आपका बैठेगा 90 टन। अभी जो 90 टन माल है, ये 600 पौधे से लाओ या 1200 पौधे से लाओ, ये अपने वो डिजाइन आपको करना है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि हम जब कम पौधों में फार्मिंग करते हैं तो जो फल आता है, वही वाली बात है कि हमें भेजना कहाँ है, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तो माल लंबी ट्रेवल करेगा। जो उस पौधे के पत्ते ज़्यादा होने से उस फल में न्यूट्रिशन वैल्यू अलग रहेगी। इसमें एक काम और मैं आपके साथ बिल्ड करूँगा, अगर आप चाहो। किसान पाठशाला हर फार्मर के साथ है वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग करने के लिए, जो 100% केमिकल रेसिड्यू फ्री खेती करेंगे। अगर आप केमिकल रेसिड्यू फ्री खेती करेंगे तो किसान पाठशाला की डिजिटल टीम आपके साथ साइन अप होगी। पूरी फसल में आपके वीडियो बनाना, प्रमोशन करना, उसको ब्रॉडकास्ट करना। वीडियो तो आपके खेत से आप भेज दोगे, बट उसको डिजिटल करना और मार्केट में प्लेस करना, ताकि व्यापारी भी आपको देखे और उस क्षेत्र में पपीता खाने वाले भी देखें। और अगर आप स्टिकर लगा के जा रहे हो तो हम आपके ब्रांड को प्रमोट करने में फ्री में साथ में रहेंगे, इसका हमारा कोई चार्जेस नहीं। बट हम प्रमोट करेंगे केमिकल रेसिड्यू फ्री। ये हमारी भी कोशिश सर वही है। फिर आप अगर केमिकल पे जा रहे हो तो हम आपको फिर उस दिन से फिर नहीं प्रमोट करेंगे, क्योंकि हम मार्केट को खिलाना चाहते हैं कैंसर फ्री अन्न, कैंसर फ्री फल। तो ये जो फार्मिंग का तरीका है, इस तरीके से अगर हम जाएंगे तो हम 100% नए आयाम पर जाएंगे और हम भारत के मार्केट को नया पपीता दे पाएंगे। ऑलरेडी हम ये कर ही रहे हैं। आप पालनपुर में ही अगर वो भरत जी शायद नाम है उनका, फील्ड अगर देखोगे तो आज भी फील्ड चल रहा है उनका। 8x8 डबल ड्रिप पे लगाया, पीली मिट्टी है उनकी, मल्चिंग में लगाया। तो ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये एक तरीका है फार्मिंग करने का। अब इसमें फार्मिंग करते समय मैंडेटरी चीज़ है कि फर्स्ट सेकंड जर्मिनेशन का पौधा 786 का ही सीड लो, लंबी दूर ट्रेवल करना है, और आपको मल्चिंग में ही पपीता लगाना है, बिना मल्चिंग से नहीं लगाना है। ये कुछ चीज़ें मैं थंब रूल बतला रहा हूँ। ग्राफ आपको मिनिमम 8x8 लेना है। हो सकता है कि मैं विजिट करूँ आपके क्षेत्र में या अपनी टीम वाला विजिट करे, तो जो हेवी सॉइल होगी वहाँ हम 9x9 भी जा सकते हैं। ये कुछ थंब रूल है, इसको फिक्स्ड करना है। डबल ड्रिप ही चाहिए, सिंगल ड्रिप नहीं चाहिए। बेड बना करके लगाएंगे क्योंकि पपीता में पानी का निसरा चाहिए। ये कुछ थंब रूल है, क्योंकि हमने आज पानी दिया वो निकल के बाहर जाना चाहिए और पपीता की रूट गहरी जानी चाहिए।
पपीता की सबसे ज़्यादा जड़ें आती है, बारीक भी और मोटी भी, दोनों तरह की। पपीता 20 फीट दूर का भी भोजन उठाता है। बहुत सारे एग्रोनॉमिस्ट भारत में ऐसे हैं, किताबी ज्ञान से जो चल रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल खेत में जाकर नहीं किया, उनका कहना है कि केला पपीता 2-2.5 फीट के बाद भोजन नहीं उठाता। तो 20 फीट जड़ क्यों गई भाई? अगर 2.5 फीट के बाद भोजन नहीं उठाता तो 20 फीट रूट जाने का कोई मतलब है? बारिश में पपीता के खेत में जाओगे तो पपीता के पौधे से, हमने कई सारे पौधों में R&D किया, सफाई करके देखा है, 22 फीट 25 फीट 32 फीट तक जड़ है पपीता की। एक पौधे की जड़ इतनी लंबी है। और पपीता का पौधा 17 साल का भी खड़ा है, 12 साल का भी है, और भारत में ही 9 साल का पौधा है जो एक बार लगा है, वो 9 साल हो गए खड़ा है, वो फल दे रहा है। वो ऊपर से सिर टूट गया तो ब्रांच आ गई। तो पपीता की कोई एज नहीं है। रिंग स्पॉट वायरस आने से मल्टीनेशनल कंपनियों के पास खूब ट्रिक है, सीड बिकना बंद हो जाएगा अगर वही चला, तो वायरस भी इंजेक्ट वही करते हैं। तो रिंग स्पॉट वायरस आने से अभी 1.5 से 2 साल ही चलता है। यहीं पर तलुन में ही मेरे नाना जी है, ये पास में घर है, वो पपीता लगाते थे। बड़वानी लाल यहाँ का फेमस पपीता था, बहुत मीठा, छोटा और काटने पर लाल निकलता था। आज़ादपुर मंडी में अगर दिल्ली आज भी आप जाओगे, वहाँ बात करोगे तो वो अगर उनको बोल दिया मेरे पास बड़वानी लाल का माल है, तो वो बोलेंगे सबसे पहले मुझे चाहिए। तो वो हम बड़वानी लाल लगाते थे, 3 से 4 साल चलाते थे। और हमने उनकी निशानियां बना के रखी थी कि अब इतना ऊपर पौधा जा रहा है तो फल तोड़ोगे कैसे। और आज तो पपीता इतना हुआ कि खत्म भैया, अभी निकाल दो। तो ये कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं, ये हमें करना ही है कि डबल ड्रिप, मल्चिंग, इसमें पानी प्रबंधन का ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए हमें हर फील्ड को देख करके उसमें बेड कैसे बनेंगे, उसका सिलेक्शन कैसे होगा, उसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी सॉइल टेस्ट करना पड़ेगी। ये कुछ मैंडेटरी चीज़ें हैं। और पपीता में एक थंब रूल है, अभी बातें चल रही है तो मैं बतला दूं, पानी प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण है। पपीता में सप्ताह में 2 ही बार पानी देना है, ज़्यादा देना ही नहीं है। बट जब पानी देना है खूब सारा देना है, ये उसकी एक प्रक्रिया है। आप दूसरी फसलों में अगर ड्रिप है तो रोज़ पानी देते हो, कोई कोई सी फसलों में 2 बार भी पानी देते हो। जैसे केला है तो केले में पानी चलता ही रहता है, बट पपीता है तो पपीता में पानी खूब दिया, सारी जड़ों के पास पहुंच गया, फिर बंद किया। वो अपनी प्रक्रिया करता है, भोजन उठाता है, रुक कर लेता है। पपीता को स्ट्रेस चाहिए, तान चाहिए, हर रोज की तान चाहिए, उपवास चाहिए फिर खाना चाहिए, उपवास चाहिए फिर खाना चाहिए। पपीता की ये प्रवृत्ति है। अगर हेवी ब्लैक सॉइल है और मल्चिंग है तो हम तो शुरुआत में प्लांटेशन कराते हैं तो 30 दिन 40 दिन पानी नहीं देते हैं। आपकी हेवी ब्लैक सॉइल है और हमने उसको प्रक्रिया में कैसे लगाएंगे कि पहले 2 दिन पानी चलाया, फिर बंद किया, फिर 2 दिन पानी, फिर बंद, 2 दिन पानी, तो उसकी गर्माहट निकल जाए। फिर उसके ऊपर मल्चिंग आई, फिर उसको एक बार पूरा पानी से गच किया, फिर हमने पपीता लगाया। उसमें 1 लीटर हमने कीचड़ बना के लगाया, पानी डाल दिया। उसके बाद 1 दिन पानी चलाया और 30-40 दिन बंद। अगर पानी दोगे तो पपीता सड़ के मर जाएगा, वो तो कॉलर रोड का प्रॉब्लम आएगा। तो जो मल्चिंग रहती है उसमें पानी रुकता है। तो सॉइल के टेक्सचर के मुताबिक भी पानी का चयन होता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और जितनी हेवी सॉइल उतना नाली गहरा ताकि बेड बने, जितनी मध्यम सॉइल उतना फ्लैट रख सकते हो। और एक ही बार में सब करना है, बाद में कोई मिट्टी चढ़ाना नहीं, कुछ नहीं करना है। जो खाद वाद डालना है, जो फर्टिगेशन करना है मल्चिंग बनाने के पहले। और जब वो फ्रूट पे आ जाएगा तो हेवी ब्लैक सॉइल में अगर मल्चिंग में है तो सप्ताह में 1 ही दिन पानी देंगे, मतलब महीने में मात्र 4 पानी। भले ड्रिप है, मध्यम सॉइल है या थोड़ी पानी निसरे वाली है तो सप्ताह में 2 बार, मतलब महीने में मात्र 8 दिन पानी। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे आपके पौधे में बीमारियां इंजेक्ट नहीं होगी, वो पौधा भोजन उठाता रहेगा और हमें फल देता रहेगा। तो मुझे लगता है मैंने लगभग हर पहलू पर बात करी है आपसे। नर्सरी,
प्लांटेशन ग्राफ लगाने का तरीका, चलाएंगे कैसे, सॉइल टेस्ट और मिट्टी के हिसाब से आपके फर्टिगेशन के शेड्यूल आएंगे। वो मैं अभी इस बार में बता नहीं पाऊंगा, वो अब सॉइल टेस्ट कराएंगे, उसके हिसाब से 365 दिन का शेड्यूल आएगा, वो BFS में आ जाएगा। वो BFS में आ जाएगा। तो टाइमिंग आपकी सही है। थोड़ा सा अगर आप पहले करोगे तो भी चलेगा, आप अप्रैल का प्लानिंग कर रहे हो, अगर आप मार्च में भी जाओगे प्लांटेशन कुछ, क्योंकि आप 60 एकड़ पे जा रहे हो, तो पीस वाइज करो, 20-20 भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि एक साथ माल आना और एक साथ सभी जगह भेजना, वो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी भी मैं बता रहा हूँ कि अगर हमारा स्टिकर लगा हुआ पपीता एक बार आना चालू हुआ फिर तो आता रहेगा, बट शुरुआती चरण जो होगा, क्योंकि ठंड में माल निकलेगा, उत्तर भारत पूरा बंद रहेगा, आपका दिसंबर और जनवरी में जो माल निकलेगा उसको आपको अनदर जगह पर सेल करना है। उत्तर भारत में कोहरा ही खूब है, मंडियाँ ही बंद है, रोड ही बंद है, माल जाएगा कहाँ? तो वो चीज़ का भी ध्यान रखना है, तो एक साथ माल ना आए और कट पीस में माल आए, तो वैसा भी आप प्लान कर सकते हो। बट सही प्लानिंग है अप्रैल मई की, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी से आपके पास माल हाथ में रहेगा, फरवरी से आप माल तोड़कर डिस्ट्रीब्यूट करना चालू रखोगे। मई जून में सबसे ज़्यादा कटता है फिर। और आपको अप्रैल मई में प्लांटेशन करना है तो पहले ही, क्योंकि टेम्परेचर खूब रहेगा, पौधा नर्सरी से जाएगा, वो शेड में छाँव में है, प्रोटेक्टेड वातावरण में है, वो आपके खेत में जाएगा तो वहाँ सीधी धूप है, तो आपको एक ग्राफ का डिज़ाइन देंगे, तो जहाँ 2 पौधे आ रहे हैं, अगर ये 8x8 पे लगाया है तो यहाँ बीच में आपको मक्का लगानी है, 10 दाने मक्का के। तो खेत में पपीता नहीं दिखनी चाहिए, मक्का दिखनी चाहिए। और पपीता से 2 फीट दूर, हवाएं पश्चिम से चलती है ज़्यादातर भारत में, तो पश्चिम दक्षिण यहाँ पौधा है, अगर मैं आपको ये ग्राफ में बतलाऊँ तो ये पौधा आ गया, तो पौधे से 2 फीट दूर एल बनाकर आपको सन लगाना है, सनहेम। हाँ, समय इसकी हाइट आपकी पौधा जो आ रहा है उससे 2 गुना हाइट होनी चाहिए। पौधा आपका 1 फीट का है कप के साथ में, तो सनेम की हाइट 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए, और मक्का की हाइट और ऊंची होनी चाहिए। जैसे ये 2 पौधे हो गए, तो ये जो 2 पौधे हैं इसके बीच में यहाँ मक्का, पौधे से 4 फीट दूर, 4 फीट दूर बीच में मक्का का पपीता से कोई रिलेशन नहीं है, उसका रिलेशन है आपके खेत में क्लाइमेट कंट्रोल करने का, गर्म हवाओं को सॉफ्ट करेगा। जो अप्रैल मई की गर्म हवा चली, पपीता की हाइट से मक्का की हाइट ज़्यादा है तो हवा ऊपर उछल के जाएगी, जो अंदर से बहेगी वो मक्का के पत्ते, ऐसे हरे पत्ते जो झूलते हैं उनमें से छन के जाएगी, तो गर्म हवा सॉफ्ट होगी। और बाउंड्री पर पूरा गन्ना घास, खेत की पूरी बाउंड्री पर आपको अप्रैल में लगाना है पौधा, आप अभी 1 फरवरी को गन्ना घास लगा दो, ताकि अप्रैल तक एक बागड़ हो जाए। नेट भी लगा सकते हैं। नेट टेम्परेरी है, परमानेंट सही चीज़ नहीं है। गन्ना घास आपको 2 साल चलानी है, वो परमानेंट है। ठंड में भी रोकेगी, गर्मी में भी रोकेगी। और नेट प्लास्टिक की आएगी, उसमें पानी नहीं सोखता है, नहीं, तो वह हवा को रोकेगी, गर्म हवा ठंडी हवा जो भी है, अंदर टेम्परेचर तो गर्म ही रखेगी। और आपने गन्ना घास लगाई नेपियर, तो नेपियर में से हवा छन के जाएगी, अंदर सॉफ्ट हवा जाएगी। तो हमें वातावरण को सॉफ्ट करना है, मॉइस्चर वाला करना है। ये पत्ते में से टकरा करके हवा जो गई तो यहाँ से नमी लेके गई, नेट को टकरा कर हवा गई तो कोई नमी लेकर नहीं गई, तो नेट में पैसा भी लगा और हमारा पर्पस भी सॉल्व नहीं होगा। हमें लगानी है नेपियर चारों तरफ, ये क्लाइमेट कंट्रोल करना है, तो आपका पपीता नेक्स्ट लेवल का रहेगा। और एक चीज़ इसमें मेरी छूट रही थी कि गैप फिलिंग एक जैसी कैसे हो। गैप तो आएगी, पपीता में मर आती है, कितना भी अच्छा कुछ कर लो, बट खेत की परिस्थिति, कीड़े या डंपिंग पपीता में मर लाते हैं 10-15%, 20%। तो जब यहाँ से पौधा जाएगा और जिस दिन आप ट्रांसप्लांट करोगे, तो यहाँ से पौधा गया आपकी कप में 100 ml 150 ml के कप में गया,
जिस दिन हम खेत में पौधा लगा रहे हैं उसी खेत का, सबके अलग अलग खेत होंगे, किसी की पीली मिट्टी, किसी की काली मिट्टी, तो उसी खेत की मिट्टी लेना है और बड़ी थैलियाँ लेना है। आपने 640 पौधे तो खेत में लगा दिए, अब आपको 20-30 पौधे, 40 पौधे बड़ी थैली में उसी खेत की मिट्टी लेकर के लगाना है, ताकि वो अलग से बढ़ना चालू हो और खेत वाले अलग से बढ़ना चालू हो। अभी गैप फिलिंग होगी तो ये बड़ा का बड़ा पौधा आपका ट्रांसप्लांट होगा पूरी थैली निकाल करके, तो आपका पौधा कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। 640 के 640 हमें मिलेंगे फल में, एक साथ चलेंगे सर। और 640 पौधे आपने चला लिए तो आप 120 टन माल लोगे एक साल में, 1 एकड़ में से। बट हम बताते हैं 90 टन से 80 टन प्रति एकड़ कैपेसिटी है, आएगा 120 टन माल आएगा सही से चला एक साल पूरा। तो ड्रिप में कुछ, हाँ ड्रिप का सर वो कैसा सिस्टम, मींस कैसे ड्रिप के बारे में कुछ आइडिया दीजिए। ड्रिप कैसे डिजाइन करेंगे ऐसा पूछ रहे हैं। आपकी अभी ड्रिप लगी हुई नहीं है? नहीं फिलहाल नहीं है। आप अगर 100% हमारे साथ जुड़ के चल रहे हो तो आपके खेतों के नक्शे दो, डिज़ाइन हम खुद बना के देंगे। वहाँ के पानी का फ्लो चाहिए, कितने कितने एकड़ के प्लॉट चलाओगे, ड्रिप आपके वहाँ सब्सिडी में भी मिल जाएगी, है ना। तो कौन सा ब्रांड आप ले रहे हो उसका फिर हम डिज़ाइन बना के दे देंगे, या वो ब्रांड वाला खेत में जाएगा, एक बार वो लेआउट नक्शा फाइनल करेगा तो उससे मेरी बात करा दो। क्योंकि जिस तरफ पानी की निकासी है, जो थंब रूल है वो मैं बता रहा हूँ, पानी की निकासी जिस तरफ है हमें लिटरल उस तरफ डालना है, बेड उस तरफ करना है, वो भले उत्तर दक्षिण हो या पूर्व पश्चिम हो, उससे कोई मतलब नहीं है, पानी की निकासी की तरफ फर्स्ट। दूसरा 8 बाय 8 पे डबल ड्रिप, 8-8 फीट पे 2 ड्रिप डालनी है, एक पौधे के साइड दोनों तरफ। और हमारा बोरवेल है या कुआं है, उसके पानी का सप्लाई कितना है और उसके सामने हमारा खेत कितने एकड़ है, उससे डिज़ाइन होगा ड्रिपर कौन सा रखे। मैं अभी यहाँ बताऊंगा तो वो अलग अलग हो जाएगा। कि आपके खेत में 7.5 की मोटर है तो पानी 35,000 लीटर है, 10 की मोटर है तो 50,000 लीटर पानी है, या कोई से खेत में 5 की मोटर है तो 25,000 लीटर पानी है। तो इस पानी के अकॉर्डिंग हमारे पास एकड़ कितना है, कितने एकड़ में हम पपीता में सप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से आपका डिज़ाइन होगा कि 1 फीट पे ड्रिपर या 2 फीट पे ड्रिपर या 1.5 पे। उसके हिसाब से डिज़ाइन होगा कि 1 लीटर डिस्चार्ज या 2 लीटर या 2.5 लीटर डिस्चार्ज। 4 लीटर पे जाना ही नहीं, दिमाग से निकाल देना। 1 से 2 लीटर के बीच में जाएंगे, डबल ड्रिप पे जाएंगे। पानी और एकड़ के मुताबिक हम ड्रिपर की स्पेसिंग और डिस्चार्ज डिज़ाइन कर लेंगे। तो जो बंदा वहाँ पर आपका वो आएगा ड्रिप वाला, उससे मेरी बात करा दो, तो मैं उससे कुछ आंकड़े चिन्हित करा लूँगा कि आपको खेत में क्या क्या देखना है, तो डिज़ाइन कैसे बनाए। जो लोग ड्रिप लगाने आते हैं कंपनी वाले, उनको यही नहीं पता है कि ड्रिप कैसे लगानी है, बस खाली वो इसीलिए मैंने बोला कि उसको सर्वे करा लो, क्योंकि आपकी फाइलिंग कार्रवाई और सब्सिडी में वही काम करेगा, तो सर्वे उसी से कराना है। बट उसको सर्वे में देखना क्या है वो मैं गाइड कर दूंगा, भाई आप इन पॉइंटों को ध्यान रखो, इन पॉइंटों के अकॉर्डिंग आपका डेटा दो, फिर उसका डेटा लेकर के मैं एनालिसिस कर लूँगा, उसमें हमारी टीम देख लेगी कि इसमें क्या चेंज करें या वैसा का वैसा ओके करना है। बहुत आसान है, बट थोड़े थोड़े से पॉइंटों को पकड़कर उस पर आगे बढ़ना पड़ेगा। इनमें आ रहा है प्रश्न पपीता से रिलेटेड, ऐसा कोई समझ में आ रहा है जो छूट रहा है बातचीत में अपनी? हाँ, अगर वो नर्सरी लगाते तो जो मीडिया आपने थैली में भर लिया, हाँ, तो जो दाना रहता है उसको कितना अंदर तक लगाना है? हाँ, जब हम नर्सरी करेंगे तो उसका जो प्लग है उसमें पानी पूरा कंप्लीट देना है, पूरे प्लग में नीचे से निकलने लग जाए पानी, उसको 1 दिन होल्ड करना है, दूसरे दिन दाना लगाना है, कीचड़ कीचड़ में नहीं लगाना, और दाना लगभग आधा इंच नीचे जाए। आधा इंच, तो जहाँ दाना है उसके ऊपर लगभग आधा इंच से कम मिट्टी रहे, मिट्टी या मीडिया जो भी है, ताकि उसको निकल के आने में लेट ना हो, बट गर्माहट में वो रहे, ऊपर ऊपर नहीं चाहिए, एकदम ऊपर, बहुत गहरा नहीं चाहिए।
मैक्सिमम आधा इंच पे दाना रहे, ताकि उसकी खोल 1-2 mm की और उसके बाद 1-2 mm मीडिया और वो बाहर आ जाए। हमारे यहाँ पपीता में फ्लावरिंग ड्रॉप बहुत हो जाता है। बिल्कुल, फ्लावरिंग ड्रॉप पपीता के काम अनेक है। फ्लावरिंग ड्रॉप होना मतलब जो कुदरत ने फल दिया है उसको टिकने के लिए भोजन नहीं है आपके पौधे पे। मैंने अभी आपको बताया कि एक जो कली आती है उसमें 30 फल की संख्या आती है, और वही बात आपने बताई कि वो ड्रॉप होते हैं। हमसे एक नहीं हमसे टिक रहा है। अगर हम अच्छी फार्मिंग करते हैं और पौधे को खाना खाने के लिए स्पेस हमने दे दी, तो हमें फल कम करना पड़ते हैं। फल का वो एक दूसरे में गुच्छे हो जाते हैं, उसको हम थिनिंग करना बोलते हैं, सेपरेट करना बोलते हैं। नहीं तो वो एक दूसरे में फल ज़्यादा हो जाते हैं तो साइज छोटा हो जाता है। और ज़्यादा कम फल आए, मतलब ज़्यादा मात्रा में पौधे पे फलों की संख्या कम है, तो आपका फल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 किलो का हो जाएगा, वो बिकेगा नहीं। ये 786 में प्रॉब्लम है। उसका फल बढ़ता ही रहता है। अगर ठंड आ गई और उस पौधे पर फल टिके नहीं, तो फल टिकने के लिए आपकी रूट जोन का डिज़ाइन ऐसे होना चाहिए कि जो हर पल भोजन उठाए। उस पौधे के पत्तों का स्ट्रक्चर का डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करे। जो पपीता का साइंस है उसका मॉर्फोलॉजी, बॉडी का डिज़ाइन है, या मैं कहूँ कि प्रकृति का जो साइंस है, 1 स्क्वायर फीट हरा पत्ता, पपीता का जितना पत्ता है उसको अगर आप साइंस में नापोगे, 1 स्क्वायर फीट हरा पत्ता दिन भर की 8 से 9 घंटे की जो रोशनी लाइट हमें मिलती है, 10,000 कैंडल रोशनी के ऊपर जो सूर्य की रोशनी मिलती है, उसमें 4.5 ग्राम सुक्रोज बनाता है। सुक्रोज जो वाइसेनोमेटा के अंदर आता है। एक हरा पत्ता 1 स्क्वायर फीट का, अगर वो पपीता का पत्ता 3 स्क्वायर फीट है, 2 स्क्वायर फीट है, तो 1 स्क्वायर फीट का हरा पत्ता 4.5 ग्राम 8 घंटे की धूप में सुक्रोज बनाता है। वो सुक्रोज क्या करता है, वो बॉडी से जाता है नीचे, ट्रेवल करते हुए नीचे जड़ों में जाता है और जड़ों से बाहर निकलता है। तो जहाँ पपीता की जड़ें हैं वहाँ पर जगह ऐसी होनी चाहिए कि बैक्टीरियल एक्टिविटी होती रहे। ये सुक्रोज किसके काम का है? जड़ों के पास जो बैक्टीरिया है, माइकोराजा, पीएसबी, केएसबी, एजेटोबैक्टर, बट वो 4.5 ग्राम सुक्रोज नीचे जाते जाते 2.5 ग्राम बचता है। तो अगर आपके पपीता के पौधे में पत्तों की संख्या 20 स्क्वायर फीट है तो गुणित 2.5, 50 ग्राम सुक्रोज जड़ों में जाएगा। आपने ग्राफ ऐसा लगाया कि पत्ते ओवरलैप हो रहे हैं, तो सुक्रोज बना नहीं पाएंगे। आंसर आपके पास है। सुक्रोज बनेगा नहीं छांव में, तो नीचे सुक्रोज जाएगा नहीं, तो नीचे जड़ों के पास बैक्टीरिया, माइकोराजा रहेंगे नहीं, रहे तो कुपोषित रहेंगे। तो जितने ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी जड़ों के पास होगी, वो आपने जो एनपीके डाला उसको कन्वर्ट करके पौधे को खिलाएगी और ऊपर आएगा। तो पपीता बढ़ता रहता है, नई पत्ती, नया फ्लावरिंग, नया बोल, नया फूल, नया फल, फल को मोटा करना और फल का भरण करना, इतना सारा है। तो जब यहाँ बढ़ जाता है और नीचे जड़ें भोजन नहीं उठा पाती, तो ऊपर से आने वाला गिरता रहता है, शेडिंग होता है। हमें लगता है कि कोई अच्छी दवाई लेके आऊँ शेडिंग रुक जाए, ऐसा होता नहीं। वो जड़ों से निर्भर है कि जड़ें भोजन सही से उठाएगी। तो जड़ें भोजन कब सही से उठाएगी? जब पत्ते ज़्यादा रहेंगे। तो साइंस काम में आएगा आपका ग्राफ कैसा है चारों तरफ से, इसलिए 8x8, उससे छोटा ग्राफ होना ही नहीं पपीता में। इसलिए मल्चिंग, कि मल्चिंग में जब जड़ें रहती है तो रात और दिन खाना खाती है। पौधा रात में खाना खाता है और दिन में उसको पचाता है सूर्य की रोशनी में। तो जैसे ही जड़ों के पास अंधेरा हुआ, मल्चिंग आई, तो मल्चिंग को हम जड़ों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि अब तुम्हारे लिए 24 घंटे ही रात है, दिन है ही नहीं, तो अब रात दिन खाना खाओ। मल्चिंग डालते इसलिए। तो अगर वो ज़्यादा खाना खाएंगे, ज़्यादा प्रक्रिया करेंगे, तो आपके फलों की संख्या ज़्यादा रहेगी, शेडिंग कम होगी। छोड़ रहेगा तो उतना
तो शेडिंग कम होने का एक लाइन में जवाब नहीं है कि कोई सी दवाई डाल दो, उसको समझना है, तो जवाब है। पपीता अपने आप में खूब अच्छा फल है, पर समझ के लगाया तो, वरना वायरस आया और नुकसान दे के जाएगा। तो मैंने जो लगाया था 5 एकड़ में 5,500 प्लांट थे कुछ। ओके। मैंने खर्चा किया था 7.5-8 लाख। बाप रे। आता ही है तो ग्राफ छोटा था, तो उसमें कुछ टाइम के बाद वायरस आ गया, पूरा माल पका भी नहीं। करीब जब मैंने काटा तब 10-10, 15-15 किलो माल लगा हुआ था, बाप रे। तो पक नहीं रहा था। पत्ते अगर नहीं हैं तो वो फिर फल ऐसे ही धूप में खराब होगा वो। फिर उसको ऐसे ही रोटावेटर चलाना पड़ा। लास्ट में पपीता के लिए फिर पपेन और टूटी फूटी वालों का साथ है कि वो अगर आसपास है तो वाले आए थे, पपेन वाले दूध लेके जाएंगे। दूध निकाल के देंगे। लेकिन वो ग्राफ छोटा था और थोड़ा समझ भी कम थी। और लोग जो भी आया भाई ये डाल दो, वो आया वो डाल दो, ऐसा कर करके खर्चा बहुत ज्यादा कर लिया। दिक्कत है और कोई फायदा नहीं हुआ किसी भी चीज से। कोई कंपनी वाले आए थे, वो तो क्या मालूम क्या क्या डाल के 50,000 का खर्चा करवा रहे एक दिन में। मैंने इसीलिए भैया को एक लाइन में जवाब नहीं दिया क्या डालना है, पहले प्रोसेस बताइए। अब आप समझ लो कि फल गिर रहा है तो क्या डालोगे। अल्टीमेट उसको सूर्य की रोशनी, ग्राफ और भोजन चाहिए। आप दवाई डालोगे तो उससे फल गिरना। एक छोटी सी बात है कि आपके फल पर थ्रिप्स लग गई है तो उसने कुछ फल गिरा दिए। शेडिंग खूब हो रहा है तो वो तो भोजन की वजह से। ठीक है, पपीता में बढ़ते हैं। थोड़ा एक अपना पूरा परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और आप पपीता सोचकर किसान दरबार में आए हैं तो आपको जानकारी मिली और कैसा आप फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम इमरान अब्दुल भाई माकनोजिया है जी। हम लोग आए हैं पालनपुर से। ओके। पालनपुर से आगे हमारा गांव है डांगिया। और हम लोग थोड़ा पपीता वगैरह भी लगाते हैं, थोड़ा आलू वगैरह की भी खेती करते हैं। खास करके पपीता के लिए यहाँ आए थे बलराम सर के पास। और हमको बहुत अच्छी जानकारी मिली है उनसे, और अभी हम आगे चल के जुड़ के बलराम सर से जुड़ के ये जो ग्रुप फार्मिंग और आप ये जो प्लान कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है। जी सर। क्लस्टर फार्मिंग, इकट्ठा होकर के जाना बहुत अच्छी बात है और ऐसे फार्मरों को हम अप्रिशिएट करते ही हैं। और आप 500-600 किलोमीटर से आए हो मिलने के लिए, केवल जानने के लिए कि पपीता कैसे करें, तो हम साथ में ही हैं दिल से। और आपके जो भी फार्मिंग की एक्टिविटी होगी, जहाँ डे टू डे की ज़रूरत लगेगी, हम साथ में सपोर्ट करेंगे। जी सर। थैंक यू आप सभी का आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।